नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों हमारी चल रही है राजस्थान की ज्योग्राफी और उसमें हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ लिया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, अरब सागर की और गिरने वाली नदियाँ पढ़ ली। अब हमारी आज शुरू होंगी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और उसके साथ ही हम जो आंतरिक अफवाह तंत्र है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारी नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसकी मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी की दोस्तों अलग से PDF वो प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से देख लें। हिस्ट्री जो पढ़ाई है 3 वीडियो वो वहाँ से देख लें। बाकी हिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे अभी, पहले ज्योग्राफी हो जाए और उसके बाद में जब छुट्टियाँ आएंगी गर्मियों की तब हम पूरी पॉलिटी करवाएंगे, तीनों, पहले फर्स्ट ग्रेड की और फिर बाकियों की सबकी करवाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में सबसे पहले आती है चंबल नदी। चंबल नदी की जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें है बनास, कुराल, बामनी, मेज, काली सिंध। फिर काली सिंध की आहू और परवन है, पार्वती, सीप और ईज। ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी है बंगाल की खाड़ी की। ये आपको याद ही रखनी है, सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ अभी हो जाएंगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। बनास की है बेड़च, चंद्रभागा, कोठारी, खारी, मोरेल, डाई और कालीसिल। ये याद रखनी है, ये बनास की सहायक नदियां हैं। बेड़च, चंद्रभागा, कोठारी, खारी, मोरेल, डाई और कालीसिल। ये कालीसिल है, ये काली सिंध है, अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, अब शुरू करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का अन्य नाम पूछे हैं तो कामधेनु बोलते हैं इसको, चर्मवती बोलते हैं, चर्मणवती बोलते हैं और नित्यवाही। क्योंकि राजस्थान की ये नदी 12 महीने बहने वाली है, इसीलिए इसको नित्यवाही नदी भी बोलते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, जानापाव की पहाड़ी MP से होता है इसका और राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। इम्पोर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। प्रवाह इसके 6 जिले हैं, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर कोटा में, बूंदी में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई ये धौलपुर के बाद में UP में यमुना नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई पूछते हैं तो 965 किलोमीटर है और वर्तमान में राजस्थान में वर्तमान में कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में MP के साथ ये 252 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये 252 किलोमीटर राजस्थान और MP के साथ इसकी ये सीमा लगती है, 252 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और राजस्थान में आपको ये और याद रखना है, 322 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। ये 322 किलोमीटर, कुल लंबाई 1051 है, राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। MP के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है 252 किलोमीटर की। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है, इसीलिए इसको नित्यवाही नदी भी बोला जाता है। अब देखिए मैप के आधार पर MP में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है ये, और यहाँ पर जैसे MP बहने के बाद ये हमारा आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में 6 जिलों से बहती है, तो पहला चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में ये प्रवेश करती है राजस्थान में, आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद में 2-3 किलोमीटर आगे जाने 6 किलोमीटर आगे जाने के बाद में चित्तौड़गढ़ में ही चूलिया जलप्रपात बनता है चंबल नदी पर, जो सबसे ऊंचा राजस्थान का जलप्रपात है। ठीक है, और 18 मीटर है। दूसरे नंबर पर कोटा है, तीसरे पर बूंदी है, फिर सवाई माधोपुर है, करौली, धौलपुर और इटावा UP में ये यमुना में मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो देखिए बनास नदी आ रही है और इधर से सीप नदी आ रही है और रामेश्वरम में दोनों मिल रही हैं। तो चंबल का रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम होता है, चंबल प्लस बनास प्लस सीप कहाँ होता है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है।
करौली धौलपुर होती हुई ये टावा यूपी में मिल जाती है। देखिए काली सिंध इसकी सहायक नदी है, नोनेरा कोटा में इससे मिलती है। और परवन काली सिंध की सहायक नदी है, आहू भी काली सिंध की सहायक नदी है। पार्वती है, पार्वती यहाँ पर मिलती है इससे। ये तो राजस्थान का मैप बनाया था, फिर इतना ही रह गया। यहाँ पर मिलती है। कुन्नू नदी है, करौली में मिलती है, ठीक है। और चलो अब देखिए यहाँ पर तो ये हमने ज़िले बता दिए कौन कौन से ज़िले में कहाँ कहाँ से बहती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरी हो गई अपनी नदी, दिख तो रहा होगा शायद आप लोगों को। जानापाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है ना। और देखिए जानापाव की पहाड़ी के बाद अब इसमें प्रश्न ऐसे बनता है, इसमें 2-3 तरह के अलग अलग तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर पीछे से पूछता है तो इसके नाम में से पूछ लेगा, उद्गम स्थल पूछ लेगा, कितने जिलों में से बहती है वो पूछ लेगा, राजस्थान में प्रवेश वो पूछ लेगा, इसकी सहायक नदियाँ तो चलो आगे पढ़ लेंगे। राजस्थान में इसका कितने किलोमीटर में, राजस्थान में इसका बहती है 322 किलोमीटर। यहाँ तक तो ये प्रश्न है। एकमात्र 12मासी नदी है, ये भी याद रखना है। अच्छी नदी है, बड़ी नदी है, इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन जो बहुत डेप्थ का अगर वो प्रश्न पूछेगा तो ये पूछता है कि चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो एमपी से निकलती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अभी जो पिछले ये आरओ का एग्ज़ाम जो 22 में हुआ था वो रद्द हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न आया था। देखिए एमपी से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हो गई। एक तो ये हो गई काली सिंध, दूसरी हो गई पार्वती, तीसरी हो गई कुन्नू और चौथी हो गई गुंजाली। ये नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं, ये नदियां हैं जो एमपी से निकलती हैं। गुंजाली इधर से, बाकी सारी इधर से मिलती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी सहायक नदियों के नाम देखिए। बामनी नदी, कुराल नदी, मेज नदी, चाकण नदी, बनास तो है ही, और सीप नदी, ये सीप नदी, कुन्नू नदी, पार्वती, काली सिंध और गुंजाली, ठीक है। चंबल की सहायक नदी जो एमपी से निकलती है, गुंजाली, काली सिंध, पार्वती और कुन्नू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अब एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और गांधी सागर बांध बनाया गया है जो एमपी में, एकमात्र बांध है जो एमपी में बनाया गया है। 4 बांध बनाए हैं इस पर, जिसमें से एक तो है एमपी में और बाकी के 3 हैं राजस्थान में। अब ऐसे याद रख लेंगे, गांधी जी हमेशा बाहर ही रहे हैं तो ये तो है एमपी में, और बाकी राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के थे, चित्तौड़ हो गया। जवाहर सागर कोटा हो गया और कोटा बैराज कोटा हो गया। कोटा बैराज का तो नाम से पता है, तो जवाहर सागर कोटा बैराज कोटा में हो गए। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ थे, चित्तौड़गढ़ हो गया। गांधी सागर गांधी जी बाहर के थे तो एमपी हो गया, ठीक है। 4 याद रखने हैं। अब ये तो हो गई चंबल नदी, इसकी सहायक नदी जरूर याद रखनी है। अब चंबल की ही सहायक हो गई बनास नदी। बनास नदी का उपनाम क्या है, वर्णाशा, वन की आशा, विशिष्टि, ये आया हुआ है रीट में। विशिष्टि नदी खमनौर के पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। टोटल लंबाई 512 किलोमीटर है, पहले 480 थी, वर्तमान में 512 किलोमीटर है। राजस्थान की नदी है तो टोटल राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान में ही उद्गम होता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वैसे देखिए चंबल एमपी से निकलती है इसलिए पूरी तरीके से राजस्थान में नहीं बहती है, लेकिन ये राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। प्रवाह 7 जिलों में है। राजसमंद से निकलती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में अभी हमने देखा सीप नदी से मिलती है और चंबल में मिल जाती है। त्रिवेणी संगम सारे याद रखने हैं। रामेश्वरम में चंबल से मिलती है, ये तो रही चंबल, ये आ गई सीप इधर से, और ये आ गई बनास, और यहाँ पर रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम बनता है बनास, सीप और चंबल का। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास, ये याद रखना है। सबसे बड़ी चंबल की सहायक नदी बनास है। ये देखिए ये चंबल नदी आ रही है यहाँ से एमपी जानापाव की पहाड़ियों से, और यहाँ से सीप आ गई, ये त्रिवेणी बन गई, ये चंबल आ गई। चंबल यहाँ पे यूपी, यहाँ पे यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये देखिए बनास नदी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको, दिख तो रहा होगा। बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलती है। देखिए यहाँ पर गोगुंदा में
गोगुंदा से बेड़च नदी निकलती है ना। बेड़च नदी को अलग से भी अब हम देखेंगे। बेड़च नदी निकलती है, बेड़च नदी में गंभीरी नदी मिलती है और ये दोनों नदी बनास में मिल जाती है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास निकलती है और इनमें बेड़च नदी मिल जाती है। जब यहाँ पर बेड़च नदी यहाँ से यहाँ तक बहती है तब तक ये आयड़ कहलाती है। उसके बाद में गंभीरी नदी के मिलने के बाद में ये बेड़च कहलाती है, ये ध्यान रखना है ना। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास का उद्गम होता है। और देखिए इधर से तो बनास आ गई, इधर से मेनाल नदी आ गई, मेनाल नदी, और ये भीलवाड़ा में बीगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है। बनास मेनाल, बनास नदी मेनाल नदी बीबीएम का बनता है। बनास बेड़च, हाँ बेड़च नदी, ये इधर से बेड़च नदी आ रही है, इधर से बनास नदी आ रही है और इधर से मेनाल नदी आ रही है। ये त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर, और ये यहाँ से जाएगी, यहाँ बनेगा त्रिवेणी संगम, बेड़च मिलेगी तब, तो इसको बीबीएम बोलते हैं। बनास बेड़च मेनाल बीगोद भीलवाड़ा में तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है, बीबीएम याद रखना, ठीक है। अब देखिए दिवेर राजसमंद से कोठारी नदी निकलती है। कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता है, मेजा बांध बना हुआ है, ये भी इसमें बनास में मिलती है। तो बनास की एक सहायक नदी कोठारी हो गई, बेड़च हो गई और मेनाल हो गई। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी निकलती है, वो बनास में मिलती है। राजमहल टोंक में इधर से डाई नदी आती है, डाई नदी मिलती है। ये त्रिवेणी संगम हो गया, बनास खारी और डाई। राजमहल टोंक में तीनों मिलती हैं, ये इधर से तो बनास, इधर से खारी और ये डाई। राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। बीसलपुर बांध टोंक में बना हुआ है। मोरेल नदी आती है ऊपर से, जयपुर से आती है और सवाई माधोपुर से, और मोरेल नदी पर मोरेल बांध सवाई माधोपुर पर बना हुआ है, ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। रामेश्वरम में फिर ये मिल जाती है। अब देखिए बनास के त्रिवेणी संगम, एक तो बीबीएम हो गया, बनास बेड़च मेनाल बीगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाते हैं। बनास खारी और डाई राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाते हैं। एक ये बनास मानसी और मांडी जोधपुरिया टोंक में भी त्रिवेणी संगम बनाते हैं। छोटी छोटी सी नदियाँ हैं ये ना, सिर्फ इसका इतना ही याद रखने ला। और ये चंबल का है, ये तो सीप चंबल और रामेश्वरम में बनास, ये सवाई माधोपुर में बनाते हैं त्रिवेणी संगम। अब इसमें से हमको याद क्या रखना है, एक तो इनका सबका त्रिवेणी संगम याद रखने हैं, एक इनकी हमको सहायक नदी याद रखनी है बनास की। तो बनास की सहायक नदी तो सीधी सी हैं, कोठारी हो गई, बेड़च हो गई, मेनाल हो गई, खारी हो गई, डाई हो गई, सीप नहीं है सॉरी, कोठारी हो गई, बेड़च हो गई, मेनाल हो गई, खारी हो गई, डाई हो गई और मोरेल हो गई। ये इसके सहायक नदियाँ हैं, याद रखना है। अब देखिए जो हमने बेड़च नदी पढ़ी थी, बेड़च नदी देखिए गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर से, ये बनास की सहायक नदी है। उद्गम स्थल में इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है, आहड़ सभ्यता हम पढ़ते हैं। देखिए उदय सागर झील के बाद बेड़च कहलाती है और बीगोद में बनास में मिल जाती है। ये देखिए यहाँ से ये गोगुंदा की पहाड़ी, अब देखिए इधर गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल हो रहा है। जब उद्गम स्थल हो रहा है तो फिर इस पे थोड़ी सी आगे जाके पिछोला झील बनी हुई है, फिर थोड़ी सी आगे जाके स्वरूप सागर झील बनी हुई है, फिर थोड़े से आगे फतेह सागर झील बनी हुई है, उदय सागर झील बनी है। अब देखिए उदय सागर झील तक ये बेड़च नदी आयड़ नदी कहलाती है। पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये नदी। इसमें से कहीं ना किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। 4 तो झीलें हैं इस पर, पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर। यहाँ तक उदय सागर झील तक प्रश्न ये पूछ लेगा कि बेड़च नदी किस झील तक आयड़ नदी कहलाती है, तो उदय सागर झील तक इसको आयड़ बोलते हैं और उसके आगे ये बेड़च नदी कहलाती है। गंभीरी नदी मिलती है जहाँ इससे वहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है, जहाँ बनास से ये बेड़च से गंभीरी नदी आकर मिलती है। थोड़ी सी आगे जाके बनास में मिल जाती है और वहीं आगे मेनाल नदी मिलती है और ये तीनों का त्रिवेणी संगम होता है, ठीक है। अब देखिए कोठारी नदी उद्गम दिवेर राजसमंद से होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास से मिल जाती है। ये हमने देखा था कोठारी नदी,
दिव्य राजसमंद से कोठारी, इस पे बागोर सभ्यता है और मेजा बांध है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध बहुत सारे एग्जाम में आता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में विकसित हुई है, मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, ध्यान रखना है। अब देखिए बनास की सहायक नदी याद भी रख ली हैं, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, मानसी, मोरेल और सहोदर, याद रखनी है सारी की सारी। गंभीरी बेड़च की सहायक नदी है। अब देखिए ये तो हमारी हो गई सारी की सारी बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अब हम पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जो अंदर ही लुप्त हो जाती है थोड़ी सी दूर बहने के बाद। घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकरी या कांकने नदी। अब देखिए रूपनगढ़, मेथा, खारी और खंडेला, ये अभी एक एग्जाम में आया हुआ है, कम से कम हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सांभर झील में गिरती हैं। आंतरिक प्रवाह की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सांभर झील में गिरती है, या फिर 3 ऑप्शन दे देगा कौन सी नहीं है। 4 में से 3 सही होंगी, 1 गलत होगी। रूपनगढ़, मेथा, खारी, खंडेला, वेरी इंपॉर्टेंट है। रूपारेल, साभी और बाणगंगा को भी आजकल आंतरिक प्रवाह की नदी बोलने लग गई। ये 10 के 10 आपको नाम याद रखने हैं। देखिए घग्गर नदी पहली नदी है और सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। अब ये देखिए ये हमारा राजस्थान है, ये निकलती यहाँ से है कालका माता शिवालिक श्रेणी से, याद रखना है। फिर हरियाणा और पंजाब में बहती है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में। हनुमानगढ़ का है, टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में। और यहाँ तलवाड़ा गांव में तलवाड़ा झील है जो राजस्थान की सबसे नीची झील है, याद रखना है। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तो ये सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश करती है ये टिब्बी तहसील से और यहाँ तक ये इतनी सी बहती है 100 किलोमीटर, और फिर फोर्ट अब्बास में ये लुप्त हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, राजस्थान में 100 किलोमीटर है। उपनाम इसके क्या है, द्वशदती नदी, मृत नदी, सोतर नदी और ब्रह्मवत नदी, याद रखने हैं आपको नाम। 100 किलोमीटर हमारे बहती है और टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे निचली झील है, इसमें तो इतना ही है, ठीक है। अब देखिए बहाव पूछता है तो बहाव गंगानगर हनुमानगढ़ में है इसका। प्रवाह राजस्थान में, देखिए राजस्थान में इसको, हनुमानगढ़ में इसको नाली बोला जाता है गंगानगर, क्योंकि वहीं बहती है गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो वहाँ पर इसको नाली बोला जाता है। पाकिस्तान में इसको हकरा बोला जाता है, ये तो पूछा जाता है, अपन ने उसमें भी पढ़ा है ये तो भौतिक प्रदेशों में। सभ्यता इसके किनारे कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा 3 सभ्यताएं हैं। सर्वाधिक चावल की खेती इस क्षेत्र में होती है, नाली में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, इसीलिए इस क्षेत्र को राइस बेल्ट भी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, ऊपर प्रवेश करती है राजस्थान में, याद रखना है। दूसरी है कांतली, उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर में होता है, प्रवाह सीकर और झुंझुनू में है। हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेशों में, कांतली के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये राजस्थान में बहती है, इसीलिए पूर्णतः राजस्थान में, वही क्या बोलते हैं उसको, चंबल और बनास वाली बात हो गई कि चंबल वैसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली बनास सबसे लंबी नदी है। वैसे आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी काली सिंध है, घग्गर है, लेकिन अगर बहाव की पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से देखें तो कांतली नदी सबसे लंबी नदी है। सभ्यता इस पे कौन कौन सी है, गणेश्वर, सुनारी इसी नदी पे सभ्यता है, जो दोनों कहाँ है, नीम का थाना में है। 100 किलोमीटर हमारे राजस्थान में हमारे ये बहती है, कुल इसकी लंबाई मतलब 100 है, क्योंकि राजस्थान में बहती है। खंडेला सीकर से निकलती है, गणेश्वर सभ्यता, सोनारी सभ्यता है, और चूरू से पहले ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तीसरी है कांकरी या कांकने नदी, इस पे एक प्रश्न बनता है, अभी शायद कोई से एग्ज़ाम में आया है लेटेस्ट, कि राजस्थान की भुज झील कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये भुज झील कांकरी नदी पर है, विलुप्त मीठा की खाड़ी में होती है, ये कोठारी गांव में इसका उद्गम होता है। ये भी आया हुआ है एक एग्ज़ाम में कि कांकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कोठारी गांव में, मीठा की खाड़ी में इसकी विलुप्ति होती है, भुज झील इसके किनारे है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है।
ये भी याद रखना है। ठीक है, 17 किलोमीटर है मात्र। इसको जैसे ही पूरे कंप्लीट टॉपिक हो जाता है, सारे क्वेश्चन करना, एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो मान लो बहुत ही टफ है वो किसी से भी नहीं होगा, इसी में जोड़ लेना जो आपको अलग लगे वो कुछ भी। रूपनगढ़, और मान लो मैंने कुछ पढ़ाते वक्त किसी को इसमें कुछ लिखा हुआ है, मैंने कुछ और बोल दिया, तो आप इसका लिखा हुआ ही सही माना करें, क्योंकि कई बार होता है कि टंग स्लिप हो जाती है, कुछ अपन कुछ बोल देते हैं जबकि लिखा कुछ और होता है, मानवीय भूल हो जाती है। ठीक है ना। रूपनगढ़ उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है, विलुप्त सांभर झील में होती है। जो हमने पढ़ाई है हम उनको याद रखना है। सारी की सारी जो झीलें हैं वो जो सांभर झील में विलुप्त होती हैं, वो किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, विलुप्त सांभर झील में होती है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ इसी के किनारे है, रूपनगढ़ के, याद रखना है। ठीक है। मेथा मनोहर थाना पहाड़ी जयपुर में है, विलीन सांभर झील में। हमको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, सिर्फ इनके चारों के, रूपनगढ़, मेथा, खारी और खंडेला, सिर्फ नाम याद रखने हैं। ये याद रखना है कि ये सांभर झील में गिरती हैं, बाकी इनके हमको कुछ भी याद नहीं रखना। घग्गर नदी पढ़ ली, कांतली पढ़ ली हमने खूब अच्छे से, कांकनी पढ़ ली, इन तीनों को याद रखना है। कांकनी में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें भुज झील याद रखनी है। आंतरिक प्रभाव की सबसे छोटी नदी है, ये याद रखनी है। कोठारी गांव में उद्गम हुआ है, ये याद रहे तो यह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको हमको कोई रटना नहीं है, सिर्फ हमको इनके नाम याद रखने हैं। देखो साबी नदी का एक एग्जाम में पूछा था कि साबी नदी का उद्गम कहाँ होता है, सेवर की पहाड़ियों में होता है। नफजगढ़, नजफगढ़ है ये, शायद नजफगढ़ झील, नजफ है हरियाणा में, ये अलवर की प्रमुख नदी है ये। ठीक है, सेवर की नजफगढ़ झील इसका विलुप्त हो जाती है, जयपुर बहती है, अलवर बहती है और हरियाणा में चली जाती है। अलवर की प्रमुख नदी है, जोधपुरा सभ्यता इसी नदी पर विकसित हुई है। अब देखिए, रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर में उद्गम होता है, लुप्त होती है कुशलपुर भरतपुर में। किनारे इसके 9 सभ्यता है, सीकरी, ऐसे कर लेना, एक पेज लेना, उसमें इधर तो नदी लिख लेना, सामने सभ्यताएं लिख लेना। एक बार सरसरी निगाह दिमाग में आ जानी चाहिए कौन सी नदी पर कौन सी सभ्यता है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। किनारे इसके 9 सभ्यता है, सीकरी बांध व मोती झील को जलापूर्ति यही नदी कराती है। रूपारेल नदी अलवर में बहती, अलवर से स्टार्ट होती है, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से होती है। भरतपुर है, सीकरी बांध है इस पर, और मोती झील है, और ये फिर आगे चली जाती है। ठीक है, अब ये देखिए बाणगंगा, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी बोला जाता है, रुंडित नदी भी बोला जाता है। उद्गम इसका बैराट की पहाड़ियों से, कोटपुतली बहरोड में जो जिले में आती है वहाँ से होता है। प्रवाह कोटपुतली बहरोड में, जयपुर, दौसा, भरतपुर, 4 जिले हो गए, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी पर ही है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि सिलेबस में बैराट सभ्यता अलग से है। समापन पूर्व दिशा में फतेहाबाद यूपी में यमुना नदी में समाहित हो जाती है। बांध इस पर जमोरामगढ़ जयपुर का और लालपुर बांध भरतपुर का बनाए गए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद ही रखने चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे ज़्यादा नदियाँ कोटा संभाग में, ये तो है ही। राजस्थान की प्रमुख नदियों का राज्य में कुल जल ग्रहण क्षेत्र, जो राज्य के अंदर कुल जल ग्रहण का क्षेत्र कितना है, बनास का 27.50 से आया है ये एग्जाम में। लूनी का 20.21% है, चंबल का 17.18%। देखिए हमने तो याद किया था, जो मैंने याद किया है मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रही हूँ। मैंने तो ये याद किए थे, ट्रिक भी बनाई थी, लेकिन आप अपनी अलग बना लेना ट्रिक, मेरी थोड़ी सी वैसी है, आप हंसोगे। वह नदी जो किसी क्षेत्र में जल बहा कर लाती है उसको कुल जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बनास, लूनी, चंबल, माही। ठीक है, राजस्थान की मुख्य नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र का योगदान, मतलब इसका टोटल अपवाह कितना है सहायक नदी वगैरह मिलाकर, चंबल का 20.90%, लूनी का 10.1, सबसे ज़्यादा इसका है, फिर लूनी का है, फिर माही का है, फिर साबरमती का है, और सबसे अंत में बनास का है। अपवाह क्षेत्र किसको बोलते हैं, ये जो अपवाह क्षेत्र बोल रहा है, एक नदी है उसके सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। ये इसमें से आया था ईओ में, EORO में आया था ये प्रश्न। बनास याद रखना है, राजस्थान की मुख्य नदियों का राज्य में कह रहा है
कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 27.50 बनास का है। अब हमको पता ही है राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमारे यही नदी सबसे लंबी नदी है राजस्थान की जो है। लूनी 20.21 है, चंबल 17.18 है और माही 9.46% है। याद रखना है इसको। और प्रमुख नदियों में अपवाह क्षेत्र टोटल पूछ रहा है तो चंबल का 20.90 है, लूनी का 10.41 है, माही का 4.80 है और साबरमती का 1 है और बनास का 0.90% है। ये हमारी नदियाँ कंप्लीट हो गई। तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और सारे जैसे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब आप क्वेश्चन आंसर करना। क्वेश्चन आंसर करोगे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त वाला हो जाएगा। एक बार मेरे को बताना कि सारे क्वेश्चन हो गए हैं नहीं हुए हैं। पढ़ो, इसको अच्छी तरह पढ़ना और जो आपके पास मैटर है उसको भी देख लेना अच्छे से कि और कुछ अलग लगे तो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ऐड तो मत करना, नहीं तो फिर ये वापस ये भी बुक ही बन जाएगी। तो और वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत भी तो इसको शेयर भी किया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वो तो नहीं किया है तो ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।